नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, एलटी शिक्षण अभिरुचि के क्रम में आज हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं। जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि जब हम अपना कोर्स कंप्लीट करवा देंगे तो उसके बाद आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड कराएंगे। तो आज के टॉपिक हैं व्यक्तिक भिन्नता, इसके अलावा शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति और सामाजिक परिपक्वता। इन तीनों टॉपिक्स पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूर्व में एग्जाम में आए हुए भी हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप पूरा देखिएगा और इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और अपने आप की आपकी चेकिंग भी हो जाएगी कि आपको कितना अभी तक आपने सीखा है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए। पहला ऑप्शन है जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो, जो समृद्ध हो, जिसमें अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो। तो आप बताइए कि आप शिक्षा का माध्यम किस भाषा को बनाना चाहेंगे? जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। ओके, कहने का मतलब यह है कि जो जनसाधारण को आती हो वो भाषा में ही तो आप टीचिंग करेंगे ना। अब आपके सामने जो लोग बैठे हुए हैं या सपोज छात्र बैठे हुए हैं, उनको अगर वो भाषा आती ही नहीं तो आपका उस भाषा में टीचिंग का क्या फायदा और उनको क्या समझ में आएगा, है ना। तो इसलिए आप उसी भाषा का प्रयोग करें जो जनसाधारण को आती हो, यानी कि उस पर उनकी कमांड हो। ओके, तभी जाके तो वो सीखेंगे ना, अदरवाइज आपका शिक्षण कार्य कभी सफल ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। ठीक है, तो ये है शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्या आप समझते हैं कि छात्र शिक्षक विरोधी होते हैं? आप इसके सामने चार ऑप्शन देखिए। हाँ, क्योंकि शिक्षक उन्हें अनुशासित रखने का प्रयास करता है। नहीं, उनका विरोध मात्र उस व्यवस्था से होता है जो उनकी आवश्यकताओं की उपेक्षा करती है। हाँ, क्योंकि वे स्वतंत्र वातावरण में जीना चाहते हैं जिसका अध्यापक अवसर नहीं देता। नहीं, यह सोचना ही गलत है। अब आप बताइए कि छात्र शिक्षक विरोधी होते हैं? नहीं होते हैं। देखिए, वो इसका राइट आंसर है बी। देखिए, उनका जो विरोध होता है वो उस व्यवस्था से होता है जो उनकी आवश्यकताओं की उपेक्षा करती है। जहां पर आप बच्चों की आवश्यकताओं की उपेक्षा करने लगते हैं तो उस व्यवस्था में अब शिक्षक भी हो सकते हैं, प्रिंसिपल भी हो सकते हैं या अन्य लोग भी हो सकते हैं। तो छात्र हमेशा क्या करेगा? उसका विरोध करेगा। तो यहां पर व्यवस्था आ जाएगी। ठीक है ना, कोई भी छात्र शिक्षक विरोधी नहीं होता है। ठीक, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। उनका विरोध उस व्यवस्था से होता है जो उनकी आवश्यकताओं की उपेक्षा करे। ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? प्रधानाचार्य का, शिक्षाविदों का, सरकार का या शिक्षकों का? तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शिक्षण की समस्याएं यानी कि टीचिंग में जो समस्याएं आ रही हैं तो उनको हल करने का दायित्व किसका होगा? प्रधानाचार्य का होगा, शिक्षाविदों का होगा, सरकार का होगा, शिक्षकों का होगा? बिल्कुल, किसका होगा? शिक्षकों का होगा, है ना। भाई, सरकार तो शिक्षा की समस्याओं को तो हल कर सकती है, लेकिन शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व शिक्षक का होता है। भाई, अगर यहाँ पर शिक्षा की समस्याएं होती, भाई एजुकेशन में कोई दिक्कत आ रही तो वो तो सरकार करेगी, लेकिन शिक्षण शिक्षण कौन करता है? टीचर करता है। तो भाई टीचर ही तो देखेगा ना कि भाई मेरी टीचिंग में क्या समस्याएं आ रही हैं, तो वही उनको क्या करेगा? हल करेगा और उसका दायित्व भी लेगा। तो उनको हल करने का दायित्व किसका है? शिक्षक का है। ओके, इसके बाद अगला, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह, तो आप बताइए, पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो या रोजगार केंद्रित हो। तो भैया आज के जमाने में तो भाई शिक्षा कब सार्थक है? जब वो बिल्कुल छात्र केंद्रित हो, है ना। तो भाई जब शिक्षा छात्र केंद्रित होगी तब वो छात्र का पूरा ध्यान देगी, है ना। और उससे होगा क्या कि जो छात्र है सभी प्रकार के विकास के साथ साथ रोजगार भी प्राप्त कर सकता है। ओके, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि शिक्षा तभी सार्थक होती है जब वह छात्र केंद्रित होती है। ओके, तभी जाके उसका हम कह सकते हैं कुछ फायदा मिलता है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि कक्षा में बच्चों की संख्या के अनुरूप फर्नीचर कम है, कम है, तो आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य से इसके प्रबंध के लिए कहेंगे,
छात्रों को कम फर्नीचर पर ही समायोजित करने का प्रयास करेंगे, बाद में प्रधानाचार्य को इसकी सूचना देंगे, कुछ छात्रों से खड़े होकर पढ़ने के लिए कहेंगे या फिर उपरोक्त सभी। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? बिल्कुल कि छात्रों को आप कम फर्नीचर पर ही समायोजित करने का प्रयास करेंगे और बाद में प्रधानाचार्य को सूचना देंगे कि भाई फर्नीचर की कमी है तो कुछ फर्नीचर मंगा लीजिए। अगर आप फर्नीचर की कमी को लेकर अध्यापक तुरंत कक्षा छोड़ दे और इसके प्रबंधन के लिए जुट जाए तो वो चीज़ सही नहीं है। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अमूल्य समय को गंवा देते हैं। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि भाई आपके पास पता है कि अभी फर्नीचर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, कुछ समय के लिए बच्चों को उसमें एडजस्ट करिए, अपना काम शिक्षण का कार्य पूरा करिए और बाद में इसके बाद प्रबंधन के लिए या फिर आप जो भी आप प्रधानाचार्य को सूचना देना चाहते हैं तो उनको सूचना दे दीजिए कि भैया इस फलानी क्लास में फर्नीचर नहीं है, तो फर्नीचर की बाद में भी आप व्यवस्था कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला, खुला स्कूल व्यवस्था के संबंध में आपका क्या विचार है? देखिए, खुला स्कूल व्यवस्था, ओपन एजुकेशन, ठीक, यह शिक्षा के प्रसार का अच्छा साधन है। इससे उन छात्रों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है जो किसी कारणवश पढ़ना छोड़ चुके होते हैं। इससे घर बैठे पाठ्य सामग्री प्राप्त हो जाती है, ए और बी दोनों। अब आप बताइए क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? देखिए, ए वाला भी सही है और बी वाला भी सही है। ठीक है ना, अब सी वाला इसका सही नहीं है क्योंकि इससे घर बैठे पाठ्य सामग्री प्राप्त हो जाती है, तो ये कोई एक तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि कोई ये लाभ है इसका ना। ठीक है ना, तो खुला स्कूल व्यवस्था के संबंध में ये है कि भाई एक तरीके से शिक्षा के प्रसार का एक बहुत अच्छा साधन है। ठीक है, और इससे उन छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है जो किसी कारणवश पढ़ना छोड़ चुके होते हैं। तो देखा जाए तो डी बिल्कुल राइट है। ठीक है ना, तो एक तरीके से हम कहेंगे कि ए और बी इसके बिल्कुल सही आंसर हैं। ओके, इसके बाद स्कूल पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा शामिल करने का लाभ यह है कि इससे छात्रों को जनसंख्या विस्फोट के कारण उपजी समस्याओं से अवगत कराया जा सकेगा। इससे छात्र आगे अपने परिवार को सुखी बना सकेंगे। इससे छात्र जनसंख्या नियंत्रण की विधियों के बारे में जानेंगे और उपरोक्त सभी। तो देखिए, बिल्कुल सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। अगर आप जनसंख्या शिक्षा के बारे में बताएंगे बच्चों को तो उससे होगा क्या कि छात्रों को जनसंख्या के कारण पता लगेंगे कि भाई जनसंख्या क्यों बढ़ रही है और जनसंख्या जब बढ़ती है तो उसके क्या क्या घाटे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, तो उसके बारे में उनको पता लगेगा। इससे क्या समस्याएं पैदा होती हैं ये उनको पता लगेगा। ठीक है ना, और छात्र आगे अपने परिवार को भी सुखी बना सकेंगे क्योंकि वो जानेंगे कि भाई जनसंख्या बढ़ना हमारे लिए सही नहीं है, जनसंख्या का विस्फोट होना बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है ना, और इसके अलावा वो डेफिनेटली पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे की जाती है इनकी विधियों के बारे में भी जानेंगे। तो बिल्कुल सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। ओके, इसके बाद अगला आता है, एक डॉक्टर तथा अध्यापक में यह समानता है, यानी कि कॉमन क्या है दोनों में? दोनों ही समाज सेवी होते हैं, दोनों निदान के पश्चात उपचारात्मक विधि अपनाते हैं, दोनों आरंभ में ही एक जैसी शिक्षा ग्रहण करके आते हैं, दोनों ही व्यवसायी हैं। अब आप बताइए क्या होगा? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है दोनों ही निदान के पश्चात उपचारात्मक विधि अपनाते हैं। ठीक है ना भाई, डॉक्टर के लिए कौन है? ऑफ कोर्स पेशेंट, मरीज। अध्यापक के लिए कौन है? आपके छात्र। ठीक है ना, तो छात्र कैसे छात्र? जो आपके एक तरीके से हम कह सकते हैं पिछड़े छात्र, है ना, पिछड़े छात्र। डॉक्टर के लिए कौन है? मरीज। अध्यापक के लिए कौन है? पिछड़े छात्र। तो भाई क्या करेगा अध्यापक? निदान करेगा और उसके बाद क्या करेंगे? उपचारात्मक शिक्षण करते हैं, है ना। तो इसी तरह से जब डॉक्टर के पास क्या होता है कि भाई आपका कोई मरीज आता है तो वो क्या करता है भाई? पहले निदान करता है फिर उसके बाद उपचार करता है ना। तो फिर इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि दोनों ही निदान के पश्चात उपचारात्मक विधि अपनाते हैं। अब दोनों ही समाज सेवी होते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। ठीक है ना, क्योंकि अब आपको पता है भाई जो डॉक्टर है हम कैसे कह सकते हैं कि समाज सेवी? अगर वो पैसे ले रहा है खूब भर भर के तो कहाँ से समाज सेवी? ठीक है ना, और ऐसी अध्यापक का भी हम कह सकते हैं ना भाई, दोनों ही समाज सेवी हम नहीं मान सकते कि समाज सेवी। कई लोग होते हैं, कई नहीं होते हैं। ठीक, इसके अलावा दोनों आरंभ में एक जैसी शिक्षा ग्रहण करके आते हैं, बिल्कुल गलत। ठीक,
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, आरंभ में एक जैसे शिक्षा ग्रहण करके यहाँ पे डॉक्टर के लिए आपको पता है एमबीबीएस चाहिए ना, और एक टीचर बनने के लिए आपको बीएड चाहिए ना, तो कहीं ना कहीं तो भाई अलग है ना। और इसके बाद दोनों ही व्यवसायी हैं, ये भी नहीं कह सकते। ठीक है, अब कई फ्री निःशुल्क भी करते हैं, निःशुल्क टीचिंग भी करते हैं, कई डॉक्टर निःशुल्क परामर्श देते हैं, तो दोनों ही व्यवसायी हैं, बिल्कुल भी नहीं कह सकते। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो एक तरीके से हमें वो ऑप्शन चुनना होता है जो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, तो दोनों ही निदान के बाद क्या करते हैं, उपचारात्मक विधि अपनाते हैं, ये तो बिल्कुल दोनों में बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये सामाजिक परिपक्वता पर आधारित है। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है? ठीक है, या उसका संबंध नहीं है उससे। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, देखिए सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, कहने का मतलब है सोशल अप्रूवल, यानी कि सराहना भी किसको हम कह सकते हैं, इसकी आवश्यकता सामाजिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से बिल्कुल ये आवश्यक होता है। ठीक, इसके बाद संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, बिल्कुल आपको संवेगात्मक सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा सानिध्य की आवश्यकता, यानी नीड फॉर कंपनी। ठीक है ना, सानिध्य की आवश्यकता भी बच्चों में होती है, उनको आवश्यकता होती है। अब आप देखिए, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकलना, ये आपकी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं होती है दोस्तों। ये शारीरिक आवश्यकता से संबंधित हो सकता है, लेकिन ये आपका सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ओके, इसके बाद अगला, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, या व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो आप बताइए कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कब होता है? ये होता है दोस्तों किशोरावस्था के दौरान। किशोरावस्था के दौरान ही आपका जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है वो सबसे गहन होती है और जटिल होती है। ठीक है ना, इसी समय पे जो बच्चे हैं उनमें काफ़ी चेंजेस आते हैं जब वो आपके प्रौढ़ अवस्था, सॉरी, किशोरावस्था में पहुंचते हैं। तो यहाँ पर जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है दोस्तों, वो आपकी एक तरीके से बहुत तेजी से चेंज होती है और बहुत जटिल हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यही वो दौर होता है किशोरावस्था का जब बच्चे में सामाजिक परिपक्वता आती है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई जो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है वो किशोरावस्था के दौरान ही होता है। अगर आप बात करेंगे सोशल मैच्योरिटी की, सामाजिक परिपक्वता की, और इसके अलावा जैसे उनमें नेतृत्व की भावना आती है, स्पर्धा और प्रतियोगिता की भावना भी आती है। ठीक है ना, और जैसे कि इसमें समूह का सदस्य होना चाहता है, जैसे कि हमने किशोरावस्था वाली वीडियो में अपना पढ़ा भी था अच्छे से इसको। ठीक है ना, सामाजिक संबंधों की स्थापना होती है, इसमें कई सामाजिक रुचियों का भी विकास होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या होता है कि बहुत गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखें। तो क्वेश्चन कभी ये बन सकता है कि भाई जो सामाजिक परिपक्वता है वो कौन सी अवस्था में आती है, तो किशोरावस्था इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? सामाजिक परंपराओं का हस्तांतरण कहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा योगदान कौन सी संस्था करती है? परिवार, विद्यालय, पड़ोस, या इनमें से कोई नहीं? तो आप बताइए दोस्तों, आप तो इसका आंसर जानते हैं, क्या होता है? परिवार। देखिए, व्यक्ति की प्राथमिक पाठशाला उसका परिवार ही होता है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो सामाजिक परंपराओं का हस्तांतरण होता है ना, आप सामाजिक परंपराएं कहाँ से सीखते हैं? ज़्यादातर अपने परिवार से ही तो सीखते हैं ना, अपने परिवार के बड़े बुजुर्ग लोगों से या अपने माता पिता से ही आप सामाजिक परंपराओं के बारे में जानते हैं और सीखते हैं। तो सबसे अधिक योगदान दोस्तों परिवार का ही होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप धीरे धीरे समाज में आते हैं और फिर आप सामाजिक होते चले जाते हैं, समाज से फिर आप चीज़ें सीखने लग जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला आता है समाजमिति तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। देखिए, समाजमिति तकनीक, सोशियोमेट्री टेक्निक, इसके बारे में मैंने आपको बताया था मापन और मूल्यांकन में भी। तो क्या किस चीज़ के लिए इसका होता है? समाजमिति नाम ही पता लग रहा है, तो किस लिए इसका होगा? समाजीकरण की जांच में। ठीक है ना, इसमें बच्चों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे या फिर बड़ों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो उसमें क्या होता है, एक सोशियोग्राम की मदद से दिखाया जाता है कि आपके दूसरे व्यक्तियों के प्रति आपके विचार कैसे हैं। ठीक है ना, और तो सामाजिक संबंधों को एक तरीके से बताता है समाजमिति तकनीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मापन एवं मूल्यांकन की मैंने वीडियो बनाई थी तो समाजमिति तकनीक के बारे में बताया था। तो ये समाजीकरण की जांच बताता है कि व्यक्ति कितना सामाजिक है।
ओके। उसके बाद इसमें सोशियोग्राम की मदद से भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। फिर इसके अलावा एक समाज मिति गुणांक भी होता है, वहाँ से हमें थोड़ा मैथमेटिकली पता लगता है, यानी कि हमें एक नंबर से हमें पता लग जाता है कि हाँ इसका समाज मिति गुणांक कितना है, तो भाई ये इतना क्या कहते हैं इतना सामाजिक है। तो ये इस टाइप की एक मेथड है समाज मिति टेक्निक, आप पढ़िएगा उसमें मापन एवं मूल्यांकन वाली वीडियो में, ठीक। इसके बाद एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। अब आप बताइए एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित करेगा? महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप में बर्ताव करके या अच्छी कहानियां सुनाकर। अब आप बताइए आप बच्चों में सामाजिक मूल्यों को विकसित करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप आदर्श रूप में बर्ताव करेंगे ना, यानी आप खुद से जैसा आप बर्ताव करेंगे वैसे ही तो आप बच्चे आपसे सीखेंगे ना। तो अगर आपका बर्ताव अच्छा है, एक आइडल टीचर के रूप में है, तो बच्चे आपसे काफ़ी चीज़ें सीखेंगे और उनमें अपने आप ही मूल्यों को का विकास होगा, यानी सामाजिक मूल्यों का विकास होगा। तो आप आदर्श रूप में बिहेव करेंगे, आपका आइडल बिहेवियर होगा, तो अपने आप ही विद्यार्थी आपसे काफ़ी चीज़ें सीखते हुए चले जाएंगे और सामाजिक मूल्यों का उनमें विकास होगा। ओके। इसके बाद अगला, शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये में भी सहायता करती है। अब आप बताइए, बहुत इजी है, शिक्षकों को ये सलाह दी जाती है कि अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में जब विद्यार्थी सामूहिक गतिविधियों में शामिल होते हैं तो वो उनके अंदर क्या होता है दोस्तों? समाजीकरण, है ना। तो ये उनका समाजीकरण की भावना उनमें विकसित होती है, यानी आपसी सहयोग की भावना उनमें विकसित होती है कि किस तरीके से आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, प्रेम करें एक दूसरे से ना, किस तरीके से आप एक दूसरे से compete भी कर सकते हैं। तो सामूहिक जब गतिविधियां होती हैं तो यहाँ पर उनके समाजीकरण की प्रक्रिया भी होती है। तो ये चीज को आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। देखिए व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था क्या है? देखिए ठीक है ना, तो आप बताइए क्या है? अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन या इनमें से कोई नहीं। देखिए आपके पर्सनालिटी, आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि आपके पर्सनालिटी का विकास कब होता है, किससे होता है, ठीक है ना। तो किससे होता है? ऑफ कोर्स अधिगम एवं वृद्धि से, ठीक है ना। अधिगम का मतलब आपकी लर्निंग, ठीक, और वृद्धि, वृद्धि तो जो आप में होती है, यानी कि आपकी शारीरिक रूप से जो भी वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। तो अब व्यक्तित्व को अगर हम देखा जाए तो भाई व्यक्तित्व की कई सारी डेफिनेशंस हैं। कोई आपको बताता है कि आप कोई आपका बाहरी व्यक्तित्व देखता है, बाहरी व्यक्तित्व से अगर देखा जाए तो भाई आपकी जितनी वृद्धि होगी उससे आपका व्यक्तित्व आएगा निकल के, ठीक है ना। और अधिगम से का मतलब है कि जैसी आपकी जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, जितनी आपकी सोच विकसित होती चली जाएगी, तो उससे भी आपकी पर्सनैलिटी आपकी निकल के आती है। तो दोनों में ही आपका क्या होता है? व्यक्तित्व का विकास होता है, यानी कि आप वृद्धि भी आपकी शारीरिक रूप से आप हष्ट पुष्ट हो रहे हो तो उससे भी आपकी पर्सनैलिटी बन रही है, और इसके अलावा अधिगम यानी कि आप जितना सीख रहे हैं उससे भी आपका क्या होता है? पर्सनैलिटी का विकास होता है। ओके, तो ये चीजों को आपने समझना है, ठीक। इसके बाद अगला, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, यानी पर्सनैलिटी आपका स्थायी समायोजन है। किसके संग? देखिए हमने, अगर आपने मेरी व्यक्तित्व वाली वीडियो देखी होगी तो व्यक्तित्व में आप किसके संग समायोजन करते हैं? पर्यावरण के संग, जीवन के संग, प्रकृति के संग, यानी सभी, यानी आप सभी के संग आप क्या करते हैं? समायोजन करते हैं। ये स्थायी समायोजन है। ये व्यक्तित्व की डेफिनेशन है, आप व्यक्तित्व की डेफिनेशन दी गई है तो उसमें इन्होंने बताया कि भाई जो व्यक्तित्व है वो स्थायी समायोजन है पर्यावरण के संग, जीवन के संग और प्रकृति के संग, ठीक है। तो व्यक्तित्व एक तरीके से स्थायी समायोजन है इन सभी के संग। ओके। इसके अलावा मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों भय, घृणा, आश्चर्य, भूख, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लगता है? देखिए आप देखिए जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी, इसका मूल प्रवृत्ति यानी ये जो मूल प्रवृत्ति है इसका संबंध कौन से संवेग से दिखाई देता है आपको? भय, घृणा, आश्चर्य, भूख। इसका आंसर है दोस्तों आश्चर्य। इनका मानना है कि जो आश्चर्य है वो आपका जो संवेग आश्चर्य है ये इसकी मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जब हमें कोई चीज़ हम देख के हमें आश्चर्य होता है तो हमें क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है उस वस्तु के बारे में, ये इनका मानना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो मैकडूगल है उन्होंने मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा
को संबंधित बताया सीधे सीधे आश्चर्य से, यानी आश्चर्य है तो हमें जिज्ञासा भी होगी डेफिनेटली उसके प्रति, है ना। इसके बाद अगला, एक कक्षा में व्यक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। अब एक कक्षा में व्यक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र क्या क्या हो सकते हैं? रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, सभी। आप बताइए क्या आंसर है? बिल्कुल सभी। देखिए व्यक्तिक भिन्नता आपको पता है, देखिए बच्चे होते हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना। व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं, शारीरिक रूप से भिन्न होते हैं, वो आपके मानसिक रूप से भिन्न होते हैं, उनकी सबकी रुचियाँ अलग अलग होती हैं, उनके सीखने के प्रकार सबके अलग अलग हो सकते हैं। कोई बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई धीरे धीरे सीखता है, और चरित्र सबके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। तो व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र सभी हैं, रुचियां भी हैं, सब अलग अलग रुचि हैं, सबके सीखने के अलग अलग वे हैं, यानी गति हैं सबकी अलग अलग, और चरित्र भी सबका अलग अलग है। इसके बाद अगला, मानव जाति में वो कौन से व्यक्तिक भिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और मैंने आपको बताया भी था कि जो व्यक्तिक भिन्नता है वो क्यों होती है, उसके क्या क्या रीज़न है। देखिए उसमें हमने बताया था कि कई मनोवैज्ञानिक थे, वो ये मानते थे कि ये आनुवांशिकता के कारण है, यानी हेरिडिटी के कारण है, ठीक है ना, माता पिता से ये गुण आते हैं। इसके अलावा कई लोगों ने बोला कि भाई जो व्यक्तिक भिन्नता है वो आपकी पर्यावरण के कारण आती है, यानी कि आपके चारों ओर का जो एनवायरनमेंट है वो एक तरीके से आपको दूसरों से अलग बनाता है, ठीक है। लेकिन बाद में जो डेफिनेशन अपनाई गई वो ये बनाई गई कि भाई जो व्यक्तिक भिन्नता है वो आपकी आनुवांशिकता और पर्यावरण, इन दोनों की जब इंटरेक्शन होता है, जब इन दोनों की अंतःक्रिया होती है, तो उसके कारण व्यक्तिक भिन्नता आती है, ठीक है ना। तो आनुवांशिकता और हम कह सकते हैं आपके चारों ओर का वातावरण, ये आपको दोस्तों एक तरीके से क्या बनाता है, अलग बनाता है, यानी कि व्यक्तिक रूप से भिन्न बनाता है। तो ये इसका राइट आंसर सी है। ओके, तो इस तरीके से आप इसको देखेंगे। तो मानव जाति में कौन सा व्यक्तिक भिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? तो आनुवांशिकता और आपके चारों ओर का एनवायरनमेंट की जो अंतःक्रिया होती है, उसी से आप व्यक्तिक रूप से भिन्न कहलाते हैं या बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सिद्धांत है, और इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य में आपके चेतन के 3 स्तर होते हैं। एक होता है आपका इड, ईगो एंड सुपर ईगो, ठीक है ना। और ये आपको बताने वाले जो बंदे हैं या साइकोलॉजी, या हम कह सकते हैं साइकोलॉजिस्ट हैं, वो हैं सिगमंड फ्रायड। तो सिगमंड फ्रायड का विश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ये कहता है कि एक व्यक्ति है, उसका मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान होता है जो अधिकांशतः छिपी रहती है, और उसमें चेतन के इन्होंने 3 स्तर बताए, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इसको आप ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सिगमंड फ्राइड, इस नाम को भी आप ध्यान में रखेंगे, नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, इस तरह से लिखते हैं सिगमंड फ्राइड। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, मनोविश्लेषणात्मक, मनोविश्लेषणवादी, कई क्वेश्चन में बने हुए हैं। सिगमंड फ्राइड का ये सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। बताइए अब कौन सा सिद्धांत है? अभी हमने पढ़ा था कि भाई कोई बहुत जल्दी सीख लेता है, कोई बहुत समय लगाता है सीखने में, यानी सीखने की गति अलग है। तो ये व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत है। ओके, व्यक्तिक भिन्नता के कारण ही ये सब होता है। इसके अलावा शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करता है, अतः शिक्षक को, देखिए आपको पता है कि भाई शैक्षिक शिक्षार्थी तो व्यक्तिगत रूप से भिन्न है, तो अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, या फिर परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो आप बताइए क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। सीखता कैसे आदमी? अनुभव से, है ना। अनुभव के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन आता है, जिसको हम अधिगम बोलते हैं। तो आप उसको अलग अलग अनुभव करवाइए, ऐसे अनुभव उपलब्ध करवाइए जिससे कि हर बच्चा उसको सीख सके। तो आपको अलग अलग जब आप अनुभव देंगे, क्योंकि आपको पता है कि हर छात्र अलग है, डिफरेंट है, हर
बच्चे के डिफरेंट नीड्स हैं, है ना, उसकी अपनी गति है, बच्चा अपनी स्वगति से सीखता है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना पड़ेगा, तभी जाके आप एक अच्छे टीचर कहलाएंगे, एक प्रभावशाली शिक्षक कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला आता है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार सहयोग उपलब्ध करा सकता है। ठीक है, अब बताइए कि एक व्यक्तिगत भिन्नता को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय क्या करे। ठीक है, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को समाप्त करने के लिए विद्यालय में भेजना, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना। तो आप बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए, एक विद्यालय क्या सहयोग कर सकता है, बताइए। डेफिनेटली विद्यालय के हाथ में क्या है, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, तो जब अब हम तो वही कहते कहते थक गए हैं कि भाई हर जो आज की जो शिक्षा है वो क्या है, बाल केंद्रित है, तो आप बाल केंद्रित करिकुलम का पालन करवाइए ना, और शिक्षार्थियों को सीखने के आप अनेक अवसर उपलब्ध कराइए, तभी जाके बच्चे सीख पाएंगे, है ना। तो ये चीज आपको एक विद्यालय स्तर पर करनी होती है। ठीक है ना, यानी आप एक प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल के स्तर पे ये चीजें होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों को मदद किस में करता है। अगर आपको पता है कि बच्चे व्यक्तिगत रूप से भिन्न हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से भिन्न हैं, चाहे मानसिक रूप से भिन्न हैं, है ना, तो आपको भिन्नता के बारे में पता लगता है, तो उसका ज्ञान से टीचर को क्या फायदा पहुंचता है। देखिए, सभी शिक्षार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उन्हें उसके अनुरूप पढ़ाने में, देखिए पहला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो बिल्कुल सही है कि जब आपको व्यक्तिगत अंतरों का पता होगा तो आप क्या करेंगे, आप उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आपको पता होगा, उसका आकलन आप कर पाएंगे और आप उसके अनुरूप ही उनको पढ़ाएंगे। आपको पता है कि भाई जैसे सपोज करो कोई बच्चा, आपको पता है कि उसकी आई साइट कमज़ोर है, तो आप उसको क्या करेंगे, आपको पता है कि यार ये व्यक्तिगत रूप से भिन्न है, तो आप क्या करेंगे, उसको पीछे बैठाएंगे आगे बैठाएंगे, आप उसको आगे बैठाएंगे, आप बोलेंगे कि यार तुम आगे बैठो ना। कोई आपको पता है कि बहुत छोटा है हाइट में, तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको आगे बैठाएंगे क्लास में। या सपोज करो कोई बच्चा कम सुनाई देता है, तो आप कोशिश करेंगे कि उसको आप आगे बैठाएं, और जो बच्चे लंबे हैं आप उनको पीछे बैठाएंगे, क्योंकि आपको व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान है ना, तो आप आकलन कर पाएंगे, आप अपनी क्लास को बहुत अच्छे से एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है ना, जिससे कि सभी को फायदा मिले। ठीक, इसके बाद अगला, शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, निगमनात्मक पद्धति आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। तो आप बताइए, अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया था कि आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, आपको विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हर बच्चा व्यक्तिगत रूप से भिन्न है, तो आपको विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना पड़ेगा। उससे उनको अनुभव के आधार पर वो काफ़ी चीज़ें सीख पाएंगे, क्योंकि सारे बच्चे के हैं अलग अलग हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, अलग अलग हम कह सकते हैं आप अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि शिक्षार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। ओके, तो ये इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, और ये डेफिनेटली क्योंकि प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो डेफिनेटली इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, और आप इनकी मदद से भी और कई सारे MCQ को सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चुनिंदा MCQ थे, इसके अलावा भी हम आपको और टॉपिक्स पर MCQ प्रोवाइड करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।